हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, एवरी संडे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हिंदी की एक वीडियो आएगी जो कि सी टेट के लिए और हमारे जितने भी हमारे टेट होने वाले हैं उनके लिए यूज़फुल होगी। लेकिन आज की ये जो हमारी वीडियो है वो पर्टिकुलर सी टेट के लिए है, क्योंकि आज हम इसमें गद्यांश और पद्यांश को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम बात कर रहे हैं अभी पद्यांश की। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, प्रश्न 91 से 96 निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। यानी कि जो नीचे आपको काव्यांश दिया हुआ है ये वाला, इसको पढ़िए और पढ़कर सही उत्तर देना है। तो पहले हम इस काव्यांश को पढ़ लेते हैं। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं कि ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं। हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुभीतों में ज़्यादा ही रीते हैं। बाहर से हरे भरे, भीतर गाँव मरार गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पंक्तियाँ थी किसी कविता की। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आगे हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? ठीक है, कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? साधन सुविधाओं के अभाव के कारण। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो अभी पंक्तियाँ पढ़ी हैं कि जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, इससे क्या अर्थ है ये बताना है, यानी कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो साधन सुविधाओं के अभाव के कारण ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी पंक्तियों में ऐसा नहीं बताया गया है। सेकंड है, बंधन और बेबसी के कारण। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, हमारा जो जीवन है इसके हर एक मोड़ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बंधन और बेबसी लगे रहते हैं, जिसके कारण हम कुछ भी किसी से कह नहीं पाते। क्या होता है, हमारे लिए जो काव्यांश होते हैं ना, वहाँ पर जो काव्य होता है उसके हमें अर्थ को समझना होता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि काव्य का मतलब ये है कि जो लाइन लिखा है बिल्कुल वही सही है, नहीं, उसको किस तरह से किस अर्थ में कविता में प्रयोग किया गया है हमें ये समझना होता है। ठीक है। थर्ड है, गूंगा होने के कारण। यानी कि कुछ भी कहा जाता नहीं, वो इसलिए नहीं कहा जा रहा है, गूंगे हैं इसलिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि लास्ट लाइन लिखी है ना, ये वाली लास्ट लाइन लिखी है, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। तो क्या इसलिए नहीं कहा जा रहा है? तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। भीतर के घावों के कारण, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारे 3 गलत हो गए। करेक्ट ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बंधन और बेबसी के कारण। ठीक है, इस तरह से इनका अर्थ लगाया जाता है। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है। कविता की जो पंक्तियां हैं इनमें मुख्यतः किसके बारे में बात की गई है, ठीक है, ये बताना है। तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, कुछ भी ना कह पाने की विवशता। हाँ, ये बात है, कहीं ना कहीं इन पंक्तियों में कुछ भी ना कह पाने की विवशता दिखाई दे रही है। घावों के हरे भरे होने की, ऐसा तो नहीं है। गूंगा बहरा होने की, साधन सुभीतों की। तो ये 3 के तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हैं। जो करेक्ट बात है वो तो ये है कि कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था यहाँ पर बताई जा रही है कि जीवन के मोड़ पर कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं हम, कि जीवन की जो ड्योढ़ी है, यानी कि जो दरवाज़ा है हमारा, जो देहरी है, वहाँ पर शब्दों के पहरे हैं लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते। ठीक है, हंसने को हम हंसते हैं और जीने को हम जीते हैं, साधन सुभीतों में, यानी कि जितने भी ये साधन या जितने भी सुलभताएं घर में हैं इनमें हम कुछ ज़्यादा ही अकेले, कुछ ज़्यादा ही रीते हैं। ठीक है, रीते मतलब खाली हैं। बाहर से हरे भरे, यानी कि लोगों को दिखता तो है कि ये बहुत हरे भरे, बहुत खुशहाल हैं, लेकिन भीतर घाव मरार गहरे, यानी कि भीतर से बहुत ही ज़्यादा अकेले, बहुत ही ज़्यादा घाव हैं। सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। सबके लिए गूंगे मतलब अगर कोई कुछ कहे तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते, और अपने लिए बहरे मतलब कोई कुछ भी कह रहा है तो ऐसे सुनते रहो कि जैसे हम बहरे हैं। तो ये हुआ इसका अर्थ। अब ये हमने देख लिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीते शब्द से भाव है। जो रीता शब्द बताया गया है इस कविता में, उसका क्या भाव है? मैंने अभी आपको बताया, रीते मतलब होता है खाली। तो यहाँ पर जो शब्द दिखाए गए हैं, जो ऑप्शंस दिखाए गए हैं, वो ऑप्शंस हैं अपनेपन का,
जो रीते शब्द का भाव है वो है अपनेपन का, परायेपन का, खालीपन का, खोखलेपन का। तो फ्रेंड्स, रीते शब्द का जो भाव है वो है खालीपन का, ठीक है, मतलब अंदर से बहुत ही ज़्यादा खाली हैं, रीते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्योढ़ी का अर्थ है, मैंने अभी आपको बिल्कुल मीनिंग बताया है कि ड्योढ़ी का अर्थ क्या होता है। तो ड्योढ़ी क्या होती है? ड्योढ़ी होता है घर का जो एंट्रेंस होती है, घर का जो दरवाज़ा होता है वो होता है ड्योढ़ी, ठीक है। तो ड्योढ़ी का अर्थ है घर, देहरी, दरवाज़ा या चौखट। तो कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर जो होता है वो होता है दरवाज़ा। हम देहरी को भी मानते हैं ड्योढ़ी, लेकिन ड्योढ़ी जो सही अर्थ है वो होता है दरवाज़ा। भीतर के घाव से तात्पर्य है, आप भी समझ गए होंगे, आपने जो ये कविता की कुछ लाइंस पढ़ी हैं आप भी समझ गए होंगे कि भीतर के घाव का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ, इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। शारीरिक क्षति, मतलब शरीर को क्षति, नुकसान पहुंचना। घर के भीतर की अशांति, मतलब घर के भीतर की जो अशांति है। हृदय की पीड़ा, अंदरूनी चोट। तो फ्रेंड्स, आपने जो यहाँ पर पढ़ी है कविता, तो उसमें हमें क्या बताया गया है? एक मतलब एक कोई है जो अपने शब्दों को, अपनी बातों को कह नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो बताया गया है उसने कि भीतर के घाव मरार गहरे। तो ये क्या बताए गए हैं, कहाँ के घाव? तो शारीरिक क्षति हुई है? नहीं, शारीरिक क्षति से इसका कोई लेना देना नहीं है। घर के भीतर की अशांति, तो घर के भीतर की अशांति भी नहीं है। भीतर के घाव मतलब जो अंतर्मन है, जो हृदय है, जो मन है, वहाँ पर बहुत ही गहरे घाव हैं, यानी बहुत ज़्यादा पीड़ा, बहुत ज़्यादा दुख है। तो इसका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, हृदय की पीड़ा। फोर्थ ऑप्शन है अंदरूनी चोट, यानी कि कभी कभी जो चोट लग जाती है अंदरूनी, उसकी बात है। तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही। अच्छा, ये था हमारा काव्यांश। और वेट, ये टू टाइम्स हो गए हैं शायद, चलो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं गद्यांश। वो तो था काव्यांश पूरा का पूरा, अब हम देख लेते हैं गद्यांश। मैं आज आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी वाला करा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके लिए लेकर आऊँगी तो उसमें आपके लिए देखने को मिलेगा कि इन मतलब जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं इनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन निकलते हैं वो सारे के सारे व्याकरण से होते हैं। तो मैं धीरे धीरे आपके स्तर को बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए आज मैंने ये थोड़ा सा ईजी वाला लिया है। तो गद्यांश को पढ़कर बताना है। माँ जो है किसी बच्चे की, वो कह रही है, रमेश मीना क्यों रो रही है? तो रमेश बोलता है, मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ कहती है, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? यह कोई पढ़ने का समय है क्या? आजकल 24 घंटों की पढ़ाई हो गई है क्या? 24 घंटे तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है? दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना ज़रूरी है? रमेश कहता है, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। तो माँ कहती थी, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल। फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता, अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई हैं तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। तो रमेश कहता है, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में। तो ये इस तरह से मतलब रट रहा था बच्चा। तो माँ कहती है, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता तो नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है, ठीक है। ये था एक छोटा सा पैराग्राफ। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं उन्हें देखिए आप। हमारा जो फर्स्ट है वो ये है कि मीना और रमेश हैं। जो मीना और रमेश हमने इस चैप्टर में देखे हैं वो कौन हैं? ऑप्शन है मित्र, भाई बहन, सहपाठी या रिश्तेदार। तो फ्रेंड्स, जो हमारे मीना और रमेश है वो आपस में कौन है? भाई बहन, भाई बहन। सेकंड है, रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह, रमेश ने मीना को क्यों मारा था?
तो ये इसका ऑप्शन भी आपने इस पूरे उसमें पढ़ा था। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अव्वल आ सकती थी इसलिए मारा था, अक्सर शैतानियाँ करती थी, पढ़ नहीं रही थी, पढ़ने नहीं दे रही थी। तो यस फ्रेंड्स, रमेश के अकॉर्डिंग वो उसे पढ़ने नहीं दे रही थी। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट है। 114th है कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है। अगर आप कक्षा में प्रथम आना चाहते हैं, अव्वल आना चाहते हैं, तो क्या आवश्यक है? शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेल कूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। यानी कि इसके मतलब कक्षा में अगर आप फर्स्ट आना चाहते हैं तो क्या चीज़ आवश्यक है? हमने जब पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें जो रमेश की माँ है वो कहती हैं पढ़ने की समय पढ़ो और खेलने की समय खेलो। जब नियमित रूप से आप धीरे धीरे कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको रट्टू तोता बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा, शुरू से नियमित पढ़ाई करना। नेक्स्ट हमारा है यह भी कोई पढ़ने का समय है। यह इस प्रश्न से क्या आशय है ये बताना है कि यह भी कोई पढ़ने का समय है। मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन पढ़ने का कोई समय नहीं होता, पढ़ाई आप किसी भी समय कर सकते हैं, वह समय पढ़ने का नहीं है। यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का ही कोई समय है। तो यह भी कोई पढ़ने का समय है मतलब कि ये पढ़ने का समय नहीं है जिस समय तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो ये सेकंड वाला जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा 116 देख लीजिए, निम्न शब्दों में भिन्न शब्द को छांटिए। मतलब जो भी शब्द इनसे अलग हो उसे देखना है। तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट है ऑप्शन वो है परीक्षा, सेकंड है प्रथम, थर्ड है अव्वल और फोर्थ है फर्स्ट। यानी कि एक ऐसा शब्द जो तीनों शब्दों से अलग हो। मतलब जो चार शब्द है ना, इनमें तीन तो एक जैसे होंगे लेकिन एक अलग होगा, वो बताना है। अच्छा प्रथम का मतलब भी होता है फर्स्ट, फर्स्ट तो है ही फर्स्ट, और अव्वल का मतलब भी होता है फर्स्ट। तो यहाँ पर जो हमारा रॉन्ग आंसर होगा, या रॉन्ग नहीं मतलब कि जो भिन्न होगा इन सभी में वो होगा परीक्षा। ठीक है, तो 117 देख लेते हैं, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है। रमेश के लिए कौन सा विशेषण उपयुक्त है तो ये बताना है। फर्स्ट है रट्टू तोता, सेकंड है लापरवाही, थर्ड है पढ़ाकू, फोर्थ है परिश्रमी। परिश्रमी और पढ़ाकू तो वो है नहीं, क्योंकि भाई अगर परिश्रमी और पढ़ाकू होता तो हमेशा शुरू से ही पढ़ाई कर रहा होता, और लापरवाह भी वो है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो उसके लिए विशेषण की जो बात की गई है ना, तो वो विशेषण है रट्टू तोता। उसकी माँ क्या कह रही थी, मैं तुम्हें रट्टू तोता तो नहीं बनने दूंगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी रट्टू तोता सही हो जाएगा। पर तुम का भाव है, ठीक है, पर तुम का भाव क्या है ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा। तो पर तुम का भाव है पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। रमेश द्वारा अपने विषय को रटने पर, मतलब जब रमेश था वो जब अपने विषय को रट रहा था तब उसकी माँ ने ये बात कही थी कि मतलब कि तुमने तो पढ़ना ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ये रही उसकी बात। अगला देख लेते हैं, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। 120 बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। अब ये मुहावरे आपके लिए पता होंगे तभी आप ये लगा पाएंगे। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है फर्स्ट अव्वल आना, सेकंड तोता रटंत, थर्ड पास आना, फोर्थ सर पर आना। बिल्कुल सही बात है कि पता है ये जो है पास आना, इसका मतलब भी तो होता है कि बहुत निकट आना, लेकिन ये मुहावरा नहीं है, ये मुहावरा नहीं है। और अव्वल आना और तोता रटन तो है ही नहीं, मतलब बहुत निकट आना के आसपास भी इस अर्थ के नहीं लगते हैं। तो इसके लिए जो सही मुहावरा होगा वो होगा सर पर आना। कहते नहीं है तुम तो बिल्कुल मेरे सर पे चले आ रहे हो, यानी कि बहुत निकट यानी पास आ रहे हो। ठीक है, तो सर पर आना इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के
कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने गद्यांश और पद्यांश से देख लिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी आप ये बताना ना भूलें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप वीडियो में कुछ भी और नया चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और आज इवनिंग में सीडीपी का वीडियो नहीं आएगा, कल आएगा सीडीपी का वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो और कल मॉर्निंग में मिलते हैं ईवीएस के चैप्टर्स के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।